अस्सलाम वालेकुम जी बेटा, हम आज इन्फ्लेशन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एनपीवी में। तो अभी तक हमने एनपीवी में कॉम्प्लेक्स एनपीवी में एक एडजस्टमेंट पढ़ी है और वो है एनपीवी विद रेलेवेंट कॉस्टिंग। आज बेटा हम एनपीवी में इन्फ्लेशन पे बात करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें ये पता हो कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपका ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें जो भी कॉस्ट और बेनिफिट्स दिए होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा के लिए दिए होते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो सेल प्राइसेस हैं या जो आपकी कॉस्ट प्राइसेस हैं वो सेम रहें। ये पॉसिबल नहीं है। मसलन आपकी मटेरियल की प्राइसेस जो हैं वो फ्यूचर में चेंज होंगी। ये बड़ा अनरियलिस्टिक है या अनलाइकली है, यानी नामुमकिन है कि शायद आपकी सेल प्राइसेस और कॉस्ट प्राइसेस चेंज ना हो। ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें उसने कुछ नहीं बताया हुआ। अगर एग्जामिनर ये कुछ ना बताए तो फिर तो हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में अगले 4 सालों में सेल प्राइसेस में या कॉस्ट प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत रियलिस्टिक बात नहीं है। तो इसीलिए वो कहता है जी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर कैश फ्लो सेल प्राइस के इन्फ्लेशन और कॉस्ट के इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होंगे। यानी फ्यूचर में सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस के चेंज होने से या बढ़ने से हमारे कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे, इसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन जर्नल प्राइस लेवल। प्राइसेस का बढ़ना इन्फ्लेशन है, वॉल्यूम का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें कि किसी भी कंपनी का जो एनुअल सेल रेवेन्यू है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, सेल प्राइस पर यूनिट और सेल मल्टीप्लाइड बाय सेल यूनिट्स। यूनिट्स का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं है। ये जो सेल प्राइस है ये हर अगले साल में इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो हर अगले साल में अगर ये इंक्रीज करेगी तो सेल प्राइस के इंक्रीज होने से रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और रेवेन्यू के इंक्रीज होने से हमारे हर साल के कैश फ्लोज इंक्रीज करेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्राइसेस का इंक्रीज करना तो इन्फ्लेशन है, वॉल्यूम का इंक्रीज करना इन्फ्लेशन नहीं है। उसको ग्रोथ तो कह सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इसी तरह अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, जो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट है, तो वो होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है इसका इंक्रीज करना भी इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? इंक्रीज इन द प्राइसेस या प्राइस लेवल, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। किसी भी कंट्री का इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन रेट होता है। तो दो तरह के इन्फ्लेशन रेट होते हैं, जर्नल इन्फ्लेशन रेट और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। जर्नल इन्फ्लेशन रेट पूरी इकोनॉमी का सिंगल इन्फ्लेशन रेट होता है और ये तमाम चीज़ों का ओवरऑल प्राइसेस का इंक्रीज बताता है। और ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट की एवरेज होता है। इसीलिए याद रखने के लिए, अखबार में प्रिंट करने के लिए, न्यूज़पेपर में बताने के लिए जर्नल इन्फ्लेशन रेट होता है। तो आप ये बात ज़हन में रखें। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट दिया हो तो सिंगल इन्फ्लेशन रेट को जर्नल इन्फ्लेशन रेट कहेंगे। अच्छा, उसके मद्दे मुकाबिल एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है हर इंडिविजुअल गुड और सर्विस या हर इंडिविजुअल कैश फ्लो का स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट होगा। मसलन आपकी प्रोडक्ट की सेल प्राइस का इन्फ्लेशन रेट होगा 5%, फॉर एग्जांपल। इसी तरह आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट होगा फॉर एग्जांपल 4% पर एनम। लेबर का जो वेजेस रेट है वो होगा 3.5%। इस तरह जब भी हर कैश फ्लो या हर कॉस्ट या हर प्राइस का इन्फ्लेशन रेट सेपरेट हो तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जर्नल इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले में एक से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होते हैं और ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। जैसे हम अपने कंट्री की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट कुछ और है, फूड की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट और है, एजुकेशन सेक्टर में फ़ीस की प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट और है। तो इस तरह मुल्क में डिफरेंट कमोडिटी, डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होता है। और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जर्नल इन्फ्लेशन रेट के मुकाबले में ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। लेकिन इसको याद रखना और न्यूज़पेपर में प्रिंट करना
या यूनिवर्सली इसको बोलना याद रखना मुश्किल होता है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स आर मोर रियलिस्टिक देन जनरल इन्फ्लेशन रेट। हमारा ताल्लुक एक कंट्री से तो नहीं है, हमारा ताल्लुक है प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपको सिंगल इन्फ्लेशन रेट क्वेश्चन में दिया हो तो आप उस सिंगल इन्फ्लेशन रेट को जनरल इन्फ्लेशन रेट कहेंगे, और अगर आपको डिफरेंट मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स दिए हों, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स दिए हों तो उनको कहेंगे आप स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स। ठीक है। अच्छा, जनरल इन्फ्लेशन रेट या स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट का हमारे एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आता है? तो बेटा जब भी आप एनपीवी निकाल रहे हो और क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट आ जाए, क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट रेट परसेंटेज में होगा, जब भी क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट आ जाए तो उससे आपकी कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आएगा जो कि रुपीज़ वाली फिगर है, और जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज है उस पर भी इफेक्ट आएगा। तो इन्फ्लेशन रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अलावा होगा। ये ना समझिएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट इन्फ्लेशन रेट होता है, नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के अंदर इन्फ्लेशन हम शामिल कर सकते हैं। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दो तरह की हो सकती है, नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा। तो जब भी क्वेश्चन में एनपीवी निकालनी हो और आपको इन्फ्लेशन रेट दे दे तो आपके कैश फ्लोज पे भी इफेक्ट आएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट पे भी। तो उसने कहा जी कैश फ्लोज आपके इंक्रीज करेंगे और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेंगे। यानी आपकी सेल प्राइस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो उससे इंक्रीज करेगी, मटेरियल की कॉस्ट उससे इंक्रीज करेगी 4%, लेबर की कॉस्ट 3.5% से। कैश फ्लो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो जर्नल इन्फ्लेशन रेट से इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जर्नल इन्फ्लेशन रेट से क्यों इंक्रीज करेगी? तो बेटा ये बात ज़हन में रखें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनसे कंपनी पैसा लेती है, कंपनी ने उनको बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड की मद में रिटर्न देना होता है। तो इन्वेस्टर जो होते हैं उनको स्पेसिफिक रेट से नहीं कर्ज होती, उनको नहीं ये याद रहता, उनको ये पता नहीं होता। इसीलिए तमाम इन्वेस्टर जो होते हैं वो किसी भी कंट्री का जनरल इन्फ्लेशन रेट देखते हैं और उसकी बेस पर वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर दो पार्टीज हैं, कंपनी और इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देते हैं और पैसे के बदले वो कंपनी से रिटर्न डिमांड करते हैं। कंपनी ने वो रिटर्न देना होता है। ये रिटर्न कंपनी ने अगर 8% देना है तो ये कंपनी ने इन्वेस्टर को जो रिटर्न देना है पैसा इस्तेमाल करने के बदले, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। अगर इन्फ्लेशन ना हो तो इन्वेस्टर 8% रिटर्न पे भी एग्री कर जाएंगे, और अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो ये इन्वेस्टर बेवकूफ़ नहीं होते, ये अपने रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज कर लेंगे। मिसाल दे रहा हूँ, 12% पे ले जाएंगे, जिसमें उन्होंने अपना पैसा जब कंपनी को दिया तो अपने पैसे को देने का मतलब है उन्होंने अपने पैसे को सेक्रीफाइस कर दिया 4 साल 5 साल 10 साल के लिए। तो इन्वेस्टर जब कंपनी को पैसा देते हैं तो वो कंपनी से डबल कंपनसेशन डिमांड करते हैं। एक तो वो अपने पैसे का रिटर्न लेंगे 8%, 4% वो इन्फ्लेशन की कंपनसेशन लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने पैसा लगाया कंपनी में और जब कंपनी से पैसा वापस मिलेगा उन दोनों टाइम पीरियड के दरमियान इन्फ्लेशन रेट डिफर करेगा। इन्फ्लेशन की वजह से उनके पैसे की वर्थ गिर जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए ये बात ज़हन में रखें कि जब इन्फ्लेशन ना हो तो इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो कम होती है, और अगर इन्फ्लेशन आ जाए तो इन्वेस्टर अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ा लेते हैं। जर्नल रेट से इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिक रेट अगर अप्लाई करें तो कौन से रेट से इंक्रीज करें। जनरल रेट क्योंकि सिंगल रेट होता है तो उनके लिए ये आसान हो जाता है कि वो अपने रेट को इंक्रीज कर सके। अच्छा, यहाँ पर अब आपने इस पैराग्राफ को बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कैश फ्लो स्पेसिफिक रेट से बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरल रेट से बढ़ेगी, लेकिन जिस बच्चे ने ये नोट याद ना रखा वो परेशान होगा। ये नोट क्या कहता है? देखिए मैंने अभी जो बात बताई है वो ये है, उसकी समरी ये है। मैंने अभी कहा है कैश फ्लोज आर इन्फ्लेटेड एट स्पेसिफिक रेट्स। कैश फ्लोज को स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट करना है
और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज है उसको इन्फ्लेट करना है जर्नल इन्फ्लेशन रेट यानी सिंगल इन्फ्लेशन रेट फॉर होल इकोनॉमी। दिया होगा क्वेश्चन में जर्नल के नाम से ही, या अगर सवाल में सिंगल इन्फ्लेशन रेट दिया है तो वो जर्नल है। कई दफा ऐसे होता है कि ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट नहीं देता, तो ये नोट कहता है इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स कैश फ्लोज में इन्फ्लेट बाय यूजिंग जर्नल रेट। अगर आपके पास ये स्पेसिफिक रेट मौजूद ना हो, अगर आपके पास ये स्पेसिफिक रेट मौजूद ना हो, अगर आपके पास बेटा बेटा अगर आपके पास स्पेसिफिक रेट मौजूद ना हो तो आप जर्नल इन्फ्लेशन रेट से भी कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। पहली प्रेफरेंस क्या है? कैश फ्लोज को स्पेसिफिक रेट से इन्फ्लेट करें। स्पेसिफिक हर एक का अपना अपना इन्फ्लेशन रेट दिया होगा। अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स मौजूद ना हो तो फिर मजबूरन आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना हो तो जर्नल इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो समरी ये बनी कि एनपीवी में कैश फ्लोज भी इन्फ्लेट होंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। कैश फ्लोज इन्फ्लेट होंगे स्पेसिफिक रेट से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेट होगी जर्नल रेट से। अगर स्पेसिफिक रेट्स ना दिए हो तो कैश फ्लोज जर्नल रेट से भी इन्फ्लेट हो सकते हैं। चले जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एक चीज है रियल मेथड ऑफ एनपीवी और नॉमिनल मेथड ऑफ एनपीवी क्या होता है, ये प्रॉपर टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। रियल मेथड ऑफ एनपीवी और नॉमिनल मेथड। तो सबसे पहले आपको यह बात पता हो कि रियल का मतलब होता है नॉन इन्फ्लेटेड फिगर्स। जब भी किसी फिगर के साथ या किसी भी चीज के साथ रियल का लफ्ज आ जाए, जैसे इकोनॉमिक्स में होता था रियल जीडीपी, तो बेटा रियल जीडीपी का मतलब नॉन इन्फ्लेटेड जीडीपी है। इसी तरह रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब इसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल नहीं है। तो कोई भी फिगर जिसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल ना हो उसको कहते हैं रियल, और अगर इन्फ्लेशन इंक्लूड कर दिया जाए तो इन्फ्लेटेड फिगर्स को कहते हैं नॉमिनल। तो रियल मींस नॉन इन्फ्लेटेड, नॉमिनल मींस इन्फ्लेटेड। हमारी जो कैश फ्लोज हैं और हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये दोनों नॉन इन्फ्लेटेड भी हो सकते हैं, यानी रियल भी, यानी रियल कैश फ्लोज भी हो सकता है, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। नॉमिनल कैश फ्लोज भी है, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। तो अब ये मैं पढ़ने की बजाय बुलेट्स, इनकी बजाय ये टेबल पढ़ देता हूं, ये इसी की समरी है। देखें, अगर हम एनपीवी को सॉल्व करना चाहें तो हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि हम कैश फ्लोज भी नॉन इन्फ्लेटेड ले लें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉन इन्फ्लेटेड ले लें। नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को रियल कैश फ्लोज भी कहते हैं या करंट प्राइसेस कैश फ्लोज भी कहते हैं। आप क्वेश्चन में कैश फ्लोज भी नॉन इन्फ्लेटेड रहने दें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल या रियल डिस्काउंट रेट ये भी नॉन इन्फ्लेटेड ले लें। जब आप नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज और नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके सवाल हल करेंगे, इसको बोलेंगे रियल एनपीवी या रियल मेथड ऑफ एनपीवी। यानी आप क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट को इग्नोर कर दें, तमाम कैश फ्लोज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों ही नॉन इन्फ्लेटेड ले लें, यानी रियल बेसिस पर ले लें। अगर आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करके लेते हैं तो इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को कहते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज या मनी कैश फ्लोज। ये दो नाम है। इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को कहते हैं नॉमिनल कैश फ्लोज या मनी कैश फ्लोज। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्फ्लेटेड होती है, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये लाइक विद लाइक ले रहा है, तमाम कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्फ्लेटेड ले लें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। इस मेथड को हम कहते हैं नॉमिनल मेथड ऑफ एनपीवी। ये आपको बीच में एक इक्वल टू नजर आ रहा होगा जो इस चीज का इंडिकेशन है कि चाहे आप एनपीवी का क्वेश्चन नॉन इन्फ्लेटेड सॉल्व करें या चाहे आप एनपीवी का क्वेश्चन इन्फ्लेटेड फॉर्म पे सॉल्व करें, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। एग्जैक्ट सेम नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर 20,000 की एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो शायद ये 19,998 हो, तो इतना माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना। असूल ये है कि या तो क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट को इग्नोर करके सारा क्वेश्चन नॉन इन्फ्लेटेड बेसिस पे सॉल्व किया जाए या सारा क्वेश्चन इन्फ्लेटेड बेसिस पे सॉल्व किया जाए। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारा आई कैप एज्यूम ये करता है कि दुनिया में हर कंट्री में इन्फ्लेशन पाया जाता है। विदाउट इन्फ्लेशन कोई कंट्री नहीं है।
इसीलिए हमारा आई कैप इस अप्रोच को प्रेफर करता है। यानी आपने पेपर में समझ ना आ रहा हो तो आपने क्वेश्चन को इन्फ्लेटेड फॉर्म पे ही सॉल्व करना है। मैं अभी प्रैक्टिस तो दोनों की कराऊंगा कि नॉन इन्फ्लेटेड सोल्यूशन कैसे होता है और इन्फ्लेटेड कैसे, लेकिन आई कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये बात ज़हन में रखें कि हमने क्वेश्चन को ऑलवेज इन्फ्लेटेड फॉर्म पे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, ये नीचे लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट आ जाए तो आपके पास दो अप्रोचेज है एनपीवी कैलकुलेट करने की। रियल मेथड ऑफ एनपीवी में आप कैश फ्लोज भी रियल लेंगे और उनकी जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंट करेंगे तो रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। दूसरा तरीका नॉमिनल मेथड है या मनी मेथड है, उसमें इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज लेकर नॉमिनल कैश फ्लोज नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बात आप याद रखें कि कैश फ्लोज इन्फ्लेटेड तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्फ्लेटेड, लाइक विद लाइक। यानी अगर आपने ऐसे किया कि कैश फ्लोज नॉन इन्फ्लेटेड ले लिए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्फ्लेटेड ले ली, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो परसेंटेज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, अगर आपने वो इन्फ्लेटेड ले ली, अब इसको लेकर जब आप एनपीवी निकालेंगे तो ये इनकरेक्ट एनपीवी होगी। आप ऐसे कभी नहीं कर सकते कि एक चीज नॉन इन्फ्लेटेड ले ले रियल बेसिस पर और एक इन्फ्लेटेड ले ले, ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या तो पूरे क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है ही नहीं, जिक्र ही नहीं है इन्फ्लेशन रेट का, फिर तो आप आजाद हैं। अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट आ जाए तो देन यू हैव टू डिसाइड दोनों चीजें इन्फ्लेटेड लें या दोनों नॉन इन्फ्लेटेड लें। चले, बात मुकम्मल हो गई है, आगे चलते हैं। अब हमने आगे ये बात करनी है कि अगर आपको कैश फ्लोस इन्फ्लेट करने पड़े तो आप कैसे इन्फ्लेट करेंगे। तो ये आपने टेबल ये बॉक्स याद कर लेना है आपने, ठीक है जी बेटा। तो हम कैश फ्लोस को इन्फ्लेट कैसे करेंगे ये हमने सीखना है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपको ये बॉक्स याद करना है। देखिए हमारे क्वेश्चन में सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, इवन हर कैश फ्लो इन्फ्लेट होगा। अगर आप क्वेश्चन को नॉमिनल बेसिस पे सॉल्व करना चाह रहे हैं, तमाम कैश फ्लोज इन्फ्लेट होंगे। कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर हर साल इन्फ्लेशन रेट सेम हो तो आप ये किस्म का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से बना हुआ है, ठीक है। ये जो एफ वी है इसकी जगह इन्फ्लेटेड कैश फ्लो आ गया, ये पीवी की जगह नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लो आ गया। वन वही वन है, आर का मतलब यहाँ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट है और एन का मतलब है कितने पीरियड्स का इन्फ्लेशन आपने शामिल करना है। 1 साल का इन्फ्लेशन, 2 साल का, 5 साल का, ठीक है। तो जितने साल बाद की फिगर मैंने मालूम करनी है या जितने सालों का इन्फ्लेशन मैंने शामिल करना है उसको एन कहते हैं। एन का मतलब हमेशा नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होगा यहाँ। तो ये जिस बच्चे को फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला आता है वो उसको ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। अगर आपके कैश फ्लोज हर साल सॉरी अगर आपका इन्फ्लेशन रेट हर साल का सेम हो तो फिर आपने कैश फ्लोज को इस तरह इन्फ्लेट करना है। ये नीचे एग्जांपल दी हुई है। प्रेजेंट सेल प्राइस है 20 रुपीज पर यूनिट और 10% सेल प्राइस इन्फ्लेट होगी, तो आपने अगले 4 साल की सेल प्राइस बतानी है। मैं जरा नीचे आता हूं, देखें समझाने के लिए। देखें जी, मैं क्या बता रहा हूं। हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट सेल प्राइस दी हुई है 20, ऊपर वाले क्वेश्चन के मुताबिक जो एग्जांपल है, हमें जो प्रेजेंट सेल प्राइस दी हुई है वो 20 रुपीज है पर यूनिट और हर साल का जो इन्फ्लेशन रेट मैंने दिया हुआ है वो 10% है पर एनम। इसका मतलब है पहले साल भी 10% इन्फ्लेशन है, दूसरे साल भी 10% है, तीसरे साल भी 10% है, चौथे।
प्रेजेंट का मतलब जीरो होता है, नाउ, टुडे। करंट सेल प्राइस भी कह सकता है, प्रेजेंट सेल प्राइस भी कह सकता है। तो ये सेल प्राइस आपको इस डेट पे दी हुई है 20, जीरो वाली डेट पे दी हुई है। प्रेजेंट का मतलब है जीरो वाले पॉइंट पे दिया है, तो जीरो वाली फिगर इन्फ्लेट नहीं करेंगे, दी हुई है। आपको इन्फ्लेशन इन सालों में अप्लाई करना है, यानी इस 20 को इन्फ्लेट करके आपने यहां लेके जाना है। एक साल बाद जो आज एक चीज 20 रुपीज की सेल प्राइस की है, तो एक साल बाद वो कितने की होगी। इधर आपने 2 साल बाद जाना है, इधर आपने 3 साल बाद जाना है, और इधर आपने 4 साल बाद जाना है। ठीक है, तो ये 20 रुपीज आज की सेल प्राइस है, हमने इससे आगे जाना है। तो इसके दो तरीके बच्चे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके को फॉलो करता हूं मैं बच्चों को बता रहा हूं जी। मसलन अगर आपने ये सेल प्राइस मालूम करनी है, तो सेल प्राइस ईयर 1 की निकालने का तरीका है 20 इंटू 1.10, तो आ जाएगी 22 रुपीज ईयर 1 की सेल प्राइस, 22 रुपीज। अच्छा जी, उसके बाद ईयर 2 की सेल प्राइस, इसको निकालने के दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है वो ये है, जो आप लोग करते हैं कि आप इस 22 को पकड़ेंगे इंटू 1.10, तो ये आंसर आएगा। यानी प्रीवियस फिगर को पकड़े और इसको इंक्रीज कर लें 10%, जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया था वैसे ही 10% इंक्रीज कर लें, 24.20। मैं ये तरीका अडॉप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको 25 साल बाद की फिगर मालूम करनी हो तो आपको 25 दफा ये करना पड़ेगा। मैं ये तरीका अडॉप्ट नहीं करूंगा कि 22 को पकड़ें और 22 को पकड़ के इंक्रीज कर लें। मैं ये तरीका अडॉप्ट नहीं करूंगा, मैं तरीका अप्लाई करूंगा ये मैंने आपको जो फ्यूचर वैल्यू वाला तरीका बताया है। हम ये जो 20 है, 20, हम ये तरीका अडॉप्ट करेंगे 20 इंटू 1.10 के ऊपर यहाँ एक पीरियड आगे आए थे, अब हमें दो पीरियड आगे आना है। जब आप दो पीरियड्स आगे आएंगे, जब आप दो पीरियड्स आगे आएंगे तो वही आंसर आ जाएगा 24.20। यानी मैं 22 को पकड़ के आगे नहीं जा रहा, 20 को पकड़ के आगे जा रहा हूं यहां। यानी 20 को लेकर आपने आगे जाना है, फ्यूचर वैल्यू लगा रहा हूं, तो ये 24.2 आएगा। अब दोबारा कैलकुलेटर पे जब मैं ईयर 3 की निकालूंगा तो मैं 20 को ही बेस बनाऊंगा, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, रेस पर 3 करूंगा, रेस पर 3। तो जब मैं रेस पर 3 करूंगा तो इस साल की प्राइस निकल आएगी सेल प्राइस। यानी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है बेटा। और चौथे साल की सेल प्राइस क्या होगी, ये 20 बेस सेम रहेगी, 1.10 भी सेम रहेगा, और हमने 4 साल आगे जाना है तो रेस पर 4 करेंगे। 4 पीरियड्स का इन्फ्लेशन शामिल करके यहां आना है आपने, 4 पीरियड्स का, 3 पीरियड्स का इन्फ्लेशन। तो आप ये बात जहन में रखें कि हमने इन्फ्लेशन करते हुए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। अगर आप कोई और तरीका लगाते हैं वो आपकी मर्जी है, मैं सजेस्ट नहीं करता। ये जो तरीका होता है ना कि पिछली फिगर पकड़ के इंटू 1.10, ये तरीका हर दफा सूटेबल नहीं होता, ये हर दफा सूटेबल नहीं है। लेकिन ये वाला जो तरीका है, ये जो बेस सेम रख के सिर्फ रेस पार एंड चेंज करो, ये एक तो पेपर में टाइम सेव करवाएगा, दूसरा ये आपका इसमें ये यूनिवर्सल मेथड है। इन्फ्लेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा ले। हाँ जी, देखिए जरा, अगर फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेटर पर आते हैं, अब आप देखिएगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है। 20 इंटू 1.10 रेस पावर, ये रेस पावर है,
रेस पर 1 और इज इक्वल टू, तो ये पहले साल की इन्फ्लेटेड प्राइस आ गई। अब इस पूरे को मिटाना नहीं, सिर्फ ये जो एरोज है इससे रेस पावर चेंज करें। ओहो सॉरी, 1.10 रेस पर 2, ये आ गया 24.2। अब सिर्फ करना है हमने रेस पर 3, 26.62। इसी तरह फिर हमने करना है रेस पर 4। तो आप देखें आपको सारा दोबारा टाइप नहीं करना पड़ा, ये आपके पास आंसर आता जा रहा है। सो आप ये देखें कि ये आपके आंसर आ गए हैं। तो अगर हम फिगर्स लिखें तो ये हमारे पास फिगर जो है वो 29.28 है, 2 डेसिमल्स तक लिखेंगे पर यूनिट। और वो जो रेस पर 3 वाली है 26.62। तो अगर आपको 25 साल बाद की प्राइस मालूम करनी है तो आपको सिर्फ यहाँ पे 25 लिखना है, रेस पावर 25 लिखना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, वो मेरा रिमूव हो गया। चलो, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने, क्योंकि मैं तो साथ साथ मेरे पास लैपटॉप भी है और कैलकुलेटर भी, ये हाथ वाला तो नहीं है कैलकुलेटर, तो आपके हाथ वाला कैलकुलेटर ज़्यादा बेहतर होता है, तो आप इसको मैनेज इजीली कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं। कैश फ्लोस को इन्फ्लेट करने का तरीका क्या है? अगर आपका इन्फ्लेशन रेट हर साल का सेम है, अगर आपका इन्फ्लेशन रेट हर साल का सेम है तो आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू का। अगर आपका हर साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो, फिर आपको वही करना पड़ेगा कि प्रीवियस कैश फ्लो इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, जो हम पहले कर रहे हैं। मसलन ये जैसे एग्जांपल है, 20 रुपए की सेल प्राइस है और हर साल का इन्फ्लेशन रेट फ़र्क है, फर्स्ट ईयर में 5% है। तो बेटा देखें, अगर आपका हर साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो, प्रेजेंट सेल प्राइस है 20 रुपीज, फर्स्ट ईयर का इन्फ्लेशन रेट है 5%, सेकेंड ईयर का इन्फ्लेशन रेट है 8%, फिर थर्ड ईयर का है 6% और फोर्थ ईयर का इन्फ्लेशन रेट है 9%। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास वो फ्यूचर वैल्यू वाला तरीका नहीं है, अब आप वो कर ही नहीं सकते क्योंकि हर साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट है। तो अब आपने जब पहले साल की फिगर निकालनी है तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, तो ये आंसर निकल आएगा। चेक करते हैं जी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 तो आ गया 21। अब आप 21 को पकड़ेंगे, 21 इंटू 1.08, 1.08, 22.68। ये तब केस कर रहे हैं जब इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो। 22.68 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 24.04, 24.04 और उसके बाद आगे 9% इंटू 1.09,
26.20। तो आप ये देखें, हमारे लिए इन्फ्लेट करना, ये बात ज़हन में रखें कि आई कैप में मोस्टली इन्फ्लेशन रेट सेम होता है, ये वाला केस होता है। तो फ्यूचर वैल्यू वाला तरीका आपका सवाल जल्दी हल करवाएगा, क्योंकि आपको डाटा बार बार पंच नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपके कैश फ्लोज इन्फ्लेट करने का तरीका है। अगर सेम इन्फ्लेशन रेट हो, यानी हर साल का 10% पर एनम है, सेल प्राइस का 5% है तो 5% पर एनम है, मटेरियल कॉस्ट का अगर 4% है तो 4% पर एनम है, हर अगले साल में 4% होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे सवाल का सेम होगा, हर ईयर का सेम होगा, लेकिन सेल प्राइस का अपना, मटेरियल का अपना। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको आपने याद करना है कि आपने इन्फ्लेशन किस साल से लेना है। तो अगर तो आपको कैश फ्लोस करंट प्राइसेस पे दिए हो, अगर आपकी सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट या कैश फ्लो के साथ इंग्लिश में लिखा हो करंट प्राइस प्रेजेंट डे, तो फिर आपने उसको इन्फ्लेट ज़ीरो से नहीं करना, 1 से इन्फ्लेट करना है, क्योंकि ज़ीरो पे तो वो दी हुई है प्रेजेंट, जैसे यहाँ था प्रेजेंट का मतलब है ज़ीरो। तो अगर आपकी कोई भी फिगर जिसके साथ प्रेजेंट सेल प्राइस लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, तो आपने उसको प्रेजेंट का मतलब ज़ीरो है तो ज़ीरो से इन्फ्लेट नहीं करना, आगे फ्यूचर में इन्फ्लेट करना है 1 2 3 4। तो किसी भी कैश फ्लो के साथ अगर करंट प्राइस, टुडे प्राइस, प्रेजेंटली ये लिखा हो, तो उसको आपने ईयर 1 से इन्फ्लेट करना है। अगर किसी कैश फ्लो के साथ ईयर 1 लिख दिया जाए, अगर किसी कैश फ्लो के साथ ईयर 1 लिख दिया जाए, मसलन वो आपसे कह दे इंग्लिश में, वो ये लिख दे प्रेजेंटली सेल प्राइस पर यूनिट इज 20 रुपीज एंड एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लेट बाय 10% पर एनम। हमें ये 10% के साथ ही देखना, हमें देखना है जहां रुपीज दिए हुए थे 20 रुपीज, उसके साथ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ प्रेजेंटली का लफ्ज लिखा हुआ है, प्रेजेंटली का मतलब ज़ीरो है, तो आपने इस 20 रुपीज़ को ज़ीरो पे इन्फ्लेट नहीं करना, आपने ईयर 1 में इन्फ्लेट करना है, 2 में करना है, 3 में करना है, एंड सो ऑन, जितने अगले साल है सब सालों में इन्फ्लेट करना है। अगर आपको ये कह दिया जाए इंग्लिश फिगरा ये लिखा हो सेल प्राइस इन ईयर 1 वुड बी ₹20 and expected to inflate by 10% पर एनम। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो सेल प्राइस दी हुई थी 20 रुपीज़, इसके साथ इस फिक्रे में लिखा हुआ है इन ईयर 1, कि यानी ये सेल प्राइस 20 रुपीज़ की जो दी हुई है ये ईयर 1 की है, ईयर 1 की है, ये ईयर 1 तक के लिए इन्फ्लेटेड है। 20 रुपीज़ ईयर 1 की प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस नहीं है, ये ईयर 1 की है। तो अब आप जब इन्फ्लेट करेंगे तो आप ईयर 1 में 20 लिखेंगे और ईयर 2, 3 और 4 इन सालों में आप अपनी सेल प्राइस को इन्फ्लेट करेंगे। तो बेटा अगर प्रेजेंटली लिखा हो किसी कैश फ्लो के साथ, अगर किसी कैश फ्लो के साथ प्रेजेंटली या करंटली लिखा हो, तो ईयर 1 से इन्फ्लेट करना है ऑनवर्ड, जितने साल होंगे ईयर 1 ऑनवर्ड्स, मतलब 1 में नहीं करना, 1 से ऑनवर्ड करना है, 1 में भी करना है, 2 में भी करना है, 3 में भी। अगर सेल प्राइस के साथ या वेरिएबल कॉस्ट के साथ या फिक्स कॉस्ट के साथ या किसी भी अदर कैश फ्लो के साथ लिख दिया जाए फॉर ईयर 1, करंट ना लिखा हो, फॉर ईयर 1 लिख दिया जाए, तो आपने उसको ईयर 2 से ऑनवर्ड्स इन्फ्लेट करना है, ईयर 2 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, अगर एग्जामिनर आपको कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देता तो फिर आपको खुद से एजम्पशन लेनी है। अगर आपको एग्जामिनर क्लियर स्टेटमेंट नहीं देता, मतलब ना उसने ये करंट प्राइसेस लिखा है ना ईयर 1 लिखा है, तो फिर आपने एजम्पशन लेनी है। मैं एजम्पशन लेता हूं कि उसने अगर आपको फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, कैश फ्लो के साथ फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, तो फिर आप उसको ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे, ये मेरी एजम्पशन है। फ्यूचर टेंस का पता चलेगा विल बी, वुड बी, एस्टिमेटेड टू बी, ठीक है, तो फिर आप ईयर 2 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेट करेंगे। अगर सेल प्राइस के साथ फ्यूचर टेंस नहीं दिया हुआ बल्कि इज, आर, एम, हैज, हैव लिखा हुआ है,
फिर आप उसको ईयर 1 ऑनवर्ड इन्फ्लेट करेंगे। नॉन फ्यूचर टेंस दिया हुआ है फिक्रे में, ये आई कैप में आता है। फ्यूचर टेंस दिया हो, एस्टिमेटेड टू बी, वुड बी, विल बी, शेल बी, ये लिखे हो तो मैं ईयर 2 से इन्फ्लेट करता हूँ। ये मेरी एजम्पशन है, ये कोई आई कैप की गाइडेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये सारे सवालों में फिट हो जाती है। और अगर फ्यूचर टेंस ना हो, इज, आर, एम, हैज, हैव ये लिखा हो, तो फिर आपने उसको ईयर 1 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेट करना है, यानी ईयर 1 में भी और आगे भी करना है इन्फ्लेट। ठीक है, तो ये आपको टाइमिंग वाली एजम्पशन याद रखनी है। टाइमिंग का यानी जीरो में इन्फ्लेशन नहीं आना, या 1 में आना है, या 1 में नहीं आना तो 2 से आना है। चले आते हैं जरा एक एग्जाम्पल करते हैं जी। ये नोट्स की एग्जाम्पल है 17.25। वो हमें कहता है फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैविंग लाइफ ऑफ 3 years। 3 साल लाइफ है प्रोजेक्ट की जी, प्रोजेक्ट की लाइफ है 3 साल। करंट सेल प्राइस इज ₹5 पर यूनिट। देखें लफ्ज लिखा हुआ है करंट, तो करंट का मतलब है ये सेल प्राइस जो है ये 0 पे दी हुई है। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन। आपने सेल प्राइस को 1 में इन्फ्लेट करना होगा, 2 में करना होगा और 3 में, क्योंकि लाइफ 3 साल है। 0 पे दी हुई है। करंट मटेरियल कॉस्ट ये भी 0 पे दी हुई है, इसको भी 5% इन्फ्लेट करेंगे, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हैं। और वेयर एज लेबर कॉस्ट करंट लिखा हुआ है इसके साथ, करंट लेबर कॉस्ट 1.75 और वो 4% इन्फ्लेट होगी। 3 चीजें हैं जिनके साथ करंट लिखा हुआ है, करंट, करंटली, करंट। तो करंट या प्रेजेंट लिखा हो तो ये 0 पे गिवन है, आपने 1 से इन्फ्लेट करना है। एट्रीब्यूटेबल या इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट के साथ लिखा है इन ईयर 1। फिक्स कॉस्ट इन ईयर 1 वुड बी ₹1000 पर एनम एंड विल इन्फ्लेट बाय 3% पर एनम। क्योंकि ये जो 1000 है ये ईयर 1 पे दिया हुआ है, इसको अब हमने इन्फ्लेट जो करना है 3% करना है, लेकिन 1 में नहीं करना, ईयर 2 में करना है, 3 में करना है। बस 1 में इन्फ्लेट नहीं होगा, क्योंकि ये 1 के लिए तो पहले दिया हुआ है इन्फ्लेट करके। कहता है एनुअल सेल 2000 यूनिट्स है, तो आप एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालें नॉमिनल टर्म्स में। एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालें, तो बेटा किसी भी प्रोजेक्ट के जो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज होते हैं तो वो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम इन्फ्लेट करके लेंगे। अब ये नॉमिनल का मतलब है इन्फ्लेटेड लेने हैं। एनुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस एक लाइन छोड़ के एनुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस एनुअल लेबर कॉस्ट माइनस एनुअल एट्रीब्यूटेबल। ये सारे कैश फ्लोज को हमने इन्फ्लेट करना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हाँ जी, ये सारे कैश फ्लो 1 2 3 में आएंगे। तो 0 वाला कॉलम चाहे आप छोड़ सकते हैं, 0 वाला कॉलम चाहिए ही नहीं वैसे उसमें। 0 वाला कॉलम हम इसमें छोड़ सकते हैं, स्किप। इस क्वेश्चन में मैं ज़रा डिटेल्ड वर्किंग ज़्यादा करूंगा, पेपर में आप ये काम कैलकुलेटर पे करेंगे। जी जनाब। तो एनुअल सेल्स रेवेन्यू क्या आएगा, वर्किंग 1। हाँ जी, एनुअल सेल्स रेवेन्यू। देखिए हमें जो सेल प्राइस दी हुई थी उसके साथ करंट लिखा हुआ था, तो मुझे ईयर 1 पे सेल प्राइस चाहिए, 0 पे तो नहीं चाहिए, 1 पे चाहिए, 2 में चाहिए और 3 पे चाहिए।
तो हमारी जो करंट सेल प्राइस है, क्योंकि उसमें 10% का इंक्रीज है, सेम इन्फ्लेशन रेट है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि सेल प्राइस पर यूनिट है 10 रुपीज, नहीं सॉरी, सेल प्राइस है 5 रुपीज। इसको इन्फ्लेट करेंगे 1.10 रेस पर 1। इसी तरह यहाँ पे होगी 5 रुपीज इंटू 1.10 रेस पर 2। 2 साल आगे आ रहे हैं ना जीरो से। 5 इंटू 1.10 रेस पर 3। देखें हमें जो प्राइस दी हुई थी वो 0 पे दी हुई थी करंटली, हम इसको पकड़ के 1 पे ला रहे हैं, 2 पे ला रहे हैं और 3 पे ला रहे हैं, तो रेस पर 1 2 3 होगा। तो 5 इंटू 1.10 रेस पर 1, ये लिखना जरूरी नहीं है पेपर में, 5 इंटू कैलकुलेटर पे करना है। 5 इंटू 1.10 रेस पर 2, 5 इंटू 1.10 रेस पर 3। अब ये जो आंसर आएगा ये इन्फ्लेटेड सेल प्राइस पर यूनिट होगी। ये जो आंसर आएगा ये इन्फ्लेटेड सेल प्राइस पर यूनिट होगी। तो मैं यहाँ पर इसको आंसर लिखने की बजाय डायरेक्ट यूनिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यूनिट्स थे 2000 पर एनम, यूनिट्स हर साल के 2000 हैं। टू 2000 यूनिट्स पर एनम। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वो आंसर लिखें, आप इस तरह 2000 यूनिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। ले जी, अब हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। जी 5 इंटू 5 इंटू 1.10 रेस पर 1 इंटू 2000 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आ गया 11,000 रुपये। 11,000 रुपये पहले साल का सेल रेवेन्यू है, 11,000 रुपये। अच्छा जी, दूसरे साल का सेल रेवेन्यू है, तो हमने सिर्फ रेस पावर चेंज करनी है। जी 12,100। बार बार अब आप देखें, आपको सारा डेटा पंच नहीं करना। हाँ जी, सिर्फ अब हमने रेस पावर चेंज करनी है। 13,310। 12,100, 13,310। हमने इसको 10% इन्फ्लेट किया, ठीक है, ये इन्फ्लेशन वैसे लिख दिया है। सेम काम हम मटेरियल कॉस्ट के साथ करेंगे, सेम काम लेबर के साथ करेंगे और फिक्स के साथ भी करेंगे। तो अब मैं ये कैलकुलेटर पे निकाल रहा हूँ। मटेरियल कॉस्ट हमारी थी 2 रुपीज़ पर यूनिट और 5% इन्फ्लेट करना है। ये मिटाने की ज़रूरत नहीं है पूरा, इसको अभी ऐसे करें 2 रुपीज़ पर यूनिट। हाँ जी, और 5% है। ले जी, 2 रुपीज़ को इन्फ्लेट करना है तो 4200। अब देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ 4200। अगली दफ़ा मैंने सिर्फ रेस पावर चेंज करनी है। डबल 410। 4630.5, तो 4631। ले जी, ये हमने कितने परसेंट, 5% इन्फ्लेट किया है, इसको हमने 4% करना है, और ये 1.75 है करंटली है, तो 1.75। हाँ जी,
1.75, इसको 4% इन्फ्लेट करना है। ले जी 3640, 3640। अच्छा जी, अगली दफा रेस पर 2, 3785.6 है तो 3786 एंड सो ऑन। थ्री 3937। अच्छा जी, फिक्स कॉस्ट के साथ लिखा हुआ था इन ईयर 1। इन ईयर 1 का मतलब है ये ईयर 1 तक के लिए इन्फ्लेटेड है, तो इसको आपने यहां पर ईयर 1 के लिए देखें, आपकी फिक्स कॉस्ट के साथ करंटली नहीं लिखा हुआ, फिक्स कॉस्ट के साथ इन ईयर 1 लिखा हुआ है, तो वो 1000 दी हुई है। अब आपने इसको इन्फ्लेट करके आगे लेके जाना है। फिक्स कॉस्ट कितने परसेंट इन्फ्लेट होनी है? 3%। अब आप देखें, जब आपने इसको 3% इन्फ्लेट करना है तो आप 2 साल आगे नहीं जा रहे, आप 1 साल आगे जा रहे हैं। 1 साल आगे जाना है, 0 से लेके चलेंगे तो फिर 2 साल आगे जाना होता। हम क्योंकि 1000 पकड़ रहे हैं ईयर 1 का, तो उससे 1 साल आगे जाना है। तो आपका यहाँ पे जो इन्फ्लेशन बनेगा 1000 इंटू 1.03 रेस पर 1, 2 साल आगे नहीं जा रहे। इसी तरह इसको पकड़ के जब आप यहाँ आएंगे तो अब आप 2 साल आगे आ रहे हैं। 1000 इंटू 1.03 रेस पर 2 करना है। 1 और 2 ये साल नहीं होते, ये होता है जितने पीरियड आप आगे जा रहे हैं उतने पीरियड का इन्फ्लेशन शामिल करना है। तो अब हमने 1000 लिख दिया होगा यहाँ पे, तो इधर आने के लिए रेस पर 1 होगा और इधर आने के लिए रेस पर 2। तो आ जाए जरा, 1000 इंटू 1 इंटू 1.03 रेस पर 1, तो 1030। 1030। अब आपने इस 1000 को रिमूव नहीं करना, बस ये रेस पावर चेंज करनी है। 1061। ले जी, ये मैंने अब आपको इन्फ्लेट करके दिखा दिया है। तो कैश फ्लो सारे इसी तरह इन्फ्लेट होंगे, ये सारे लिख के करना ज़रूरी नहीं है। कैलकुलेटर पर इन्फ्लेट करें, इसको प्लस माइनस करके जो भी आंसर आता है वो आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो हमने ये सीखा कि कैश फ्लोस को कैसे इन्फ्लेट करना है। अब अगली बात हमारी ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज को कैसे इन्फ्लेट करना है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज को इन्फ्लेट करना पड़े तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज को कैसे इन्फ्लेट करना है। तो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल की परसेंटेज को इन्फ्लेट कैसे करना है, उसके लिए ये गाइडेंस दिया है पैराग्राफ 7.6। वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रियल से नॉमिनल में इन्फ्लेट करने के लिए फिशर इक्वेशन है, ये नीचे दी हुई है। 1 प्लस एन इज इक्वल टू 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आई, जिसको पूरी फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस नॉमिनल रेट। जब भी परसेंटेजेस को इन्फ्लेट करना हो तो ये इक्वेशन इस्तेमाल होगी। फिशर इकोनॉमिस्ट था, उसने दिया है, तो ये इक्वेशन इकोनॉमिक्स से ली गई है। 1 प्लस नॉमिनल रेट, नॉमिनल का मतलब है इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट, इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जर्नल इन्फ्लेशन रेट। देखिए मैंने आपसे कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल जर्नल इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट होगी, तो वो आप इसको इन्फ्लेट करेंगे। ये फॉर्मूला अब आपको याद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर उसने कहा रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है और इन्फ्लेशन रेट 5% है जर्नल, तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल लें, परसेंटेज ओपन करके पुट करनी है। तो 1 प्लस नॉमिनल इज इक्वल टू 1 प्लस रियल इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट 0.05। तो ये सारे को जब सॉल्व किया 1 इधर आकर माइनस हुआ तो 0.155, ये जिसको 15.5% कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिशर इक्वेशन है
ये रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यानी नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, फिशर इक्वेशन रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट करने के काम आती है। ये उल्टी भी काम आ सकती है कि नॉमिनल रेट दिया हो तो उससे रियल रेट पे जा सकते हैं, ये वाइस वर्सा भी काम करती है। ठीक है, यानी अगर आपको नॉमिनल रेट दे दूं तो आप रियल पे जा सकते हैं, रियल दे दूं तो नॉमिनल पे जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये इक्वेशन जो है ये रियल को नॉमिनल में यानी नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लेटेड में कन्वर्ट करने के काम आएगी। अच्छा जी, ये नोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये कहता है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम तमाम क्वेश्चन में ये ज्यूम करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल दी हुई है, यानी आपको ये फिशर इक्वेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिशर इक्वेशन इस्तेमाल सिर्फ तब होगी जब खुद क्वेश्चन में कह दे कि रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अदरवाइज एग्जामिनर अगर साइलेंट होना तो आप एज्यूम करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से ही इन्फ्लेटेड है। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से ही इन्फ्लेटेड दी हुई है, ये याद रखिएगा। साइलेंट हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले से इन्फ्लेटेड है और हमें ये फिर इक्वेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसने क्वेश्चन में रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी हो फिर आपको ये फिशर इक्वेशन से इन्फ्लेट करनी पड़ेगी। आई कैप में ये वैसे एमसीक्यूज में तो आ सकता है, आज तक कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ये इक्वेशन इस्तेमाल हुई नहीं। आई कैप देता ही नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है जिसमें उसने आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न 8% दी है, इन्फ्लेशन रेट क्योंकि 1 दिया है तो ये जर्नल है, आपसे कहता है नॉमिनल रेट निकालें। तो हम इसको ऐसे करेंगे 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस जर्नल इन्फ्लेशन रेट। जी बेटा, तो डाटा फिल करेंगे, ये हमने रेट निकालना है। रियल रेट हमारे पास 8% है, इन्फ्लेशन रेट हमारे पास 15% है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 1.242, तो ये जो 1 है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो नॉमिनल रेट आएगा 0.242 और अगर परसेंटेज में लिखें तो 24.2%। यानी ये जो 8% का रेट है ये इन्फ्लेट होने के बाद 24.2% होगा। अच्छा जी, बी एग्जाम्पल में वो क्या कहता है, नॉमिनल रेट दिया हुआ है 26.5%, इन्फ्लेशन रेट है 15%। अब कहता है रियल रेट निकालें, तो अब आपने फॉर्मूले का ऑपोजिट यूज करना है। नॉमिनल रेट दिया हुआ है 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस जर्नल इन्फ्लेशन रेट। तो नॉमिनल रेट आपको दिया हुआ था 26.5%, रियल रेट हमने फाइंड करना है, इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, तो ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी बेटा, क्या आएगा 1.265 डिवाइडेड बाय 1.15 1.10। तो मुझे क्योंकि रियल रेट चाहिए तो 1 उधर माइनस हो जाएगा,
तो 1 माइनस करने के बाद ये आएगा 0.10 या 10%। रियल रेट आएगा 10%, यानी नॉन इन्फ्लेटेड जो रेट है वो 10% है। तो ये इक्वेशन बहुत कम चांस है इस्तेमाल हो, आपको आनी चाहिए। आई कैब इस इक्वेशन से परसेंटेजेस को कन्वर्ट करवाता है, लेकिन बहुत कम। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर इन्फ्लेट करना हो या इन्फ्लेटेड को रियल में कन्वर्ट करना हो तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। मैंने इस एग्जाम्पल में पहले वाले केस में रियल से नॉमिनल पे गया हूँ, दूसरी दफ़ा मैं नॉमिनल से रियल पे गया हूँ। इक्वेशन में डेटा फिल करना आना चाहिए, परसेंटेजेस ओपन करके करेंगे। लें जी, अब हम आगे जब चलते हैं तो हम ये एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि आखिरी है। ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि आप चाहे एनपीवी को रियल मेथड से निकालें या चाहे आप एनपीवी को नॉमिनल मेथड से निकालें, आपका आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन हमें ये बता रही है एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ये इस चीज़ को प्रूव करके देगी कि अगर आप क्वेश्चन को इन्फ्लेटेड फॉर्म पे सॉल्व करें या नॉन इन्फ्लेटेड सॉल्व करें, एनपीवी विल बी सेम। तो डाटा देखें, वो कहता है स्टॉर्म लिमिटेड इज इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट एक्स विच रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेक्टेड एनुअल सेल रेवेन्यू इज 80,000, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट आर 30,000 and attributable fixed cost are 10,000 per annum for 4 years at today prices। ये सारे कैश फ्लोज जो आपको एनुअल सेल, वेरिएबल कॉस्ट और ये दिए हैं 4 साल के लिए हैं, लेकिन ये टुडे प्राइसेस पर हैं। टुडे प्राइसेस का मतलब ये 0 की डेट पे दिए हुए हैं, 0 पे दिए हुए हैं। इनको ईयर 1, 2, 3, 4 में इन्फ्लेट करेंगे। टुडे प्राइसेस का मतलब ये भी 0 पे दिया है, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है। इसमें अभी फ्यूचर का इन्फ्लेशन शामिल नहीं किया गया। तो आप इन फिगर में फ्यूचर का जब इन्फ्लेशन शामिल करेंगे तो ये फिगर चेंज होती जाएंगी। However, these cash flows are expected to rise by 5.5% per annum। ये तमाम कैश फ्लोज एक ही रेट से इन्फ्लेट होंगे, उसने कहा है। तो अब इस सवाल में सिंगल इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है, आपको उसी रेट से तमाम कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना है। यानी ये जर्नल इन्फ्लेशन रेट से ही कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करवा रहा है। फर्म्स नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल का मतलब ये पहले से इन्फ्लेटेड दी हुई है। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%। आपसे कहते हैं एनपीवी निकालो। पहली दफ़ा आपने रियल यानी नॉन इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज और नॉन इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ करनी है। दोबारा एनपीवी निकालें, लेकिन आपने जब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो इन्फ्लेटेड कैश फ्लोज को इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे सॉल्व करना है। ले जी, क्वेश्चन को यानी 2 दफ़ा सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा बेटा, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हाँ जी, इस सवाल का जो पहला पार्ट है उसमें हमने एनपीवी निकालनी है रियल मेथड से। अच्छा जी, रियल मेथड में कैश फ्लोज भी नॉन इन्फ्लेटेड लेते हैं और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी रियल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, यानी नॉन इन्फ्लेटेड। अब अगर हम क्वेश्चन का जायजा लें तो जो ये कैश फ्लोज दिए हुए थे इसके साथ लिखा हुआ था टुडे प्राइसेस, यानी ये फ्यूचर के लिए इन्फ्लेटेड नहीं थे। तो ये तो गिवन है, ठीक है। ये कंपैरिजन करवा रहा हूँ, कैश फ्लोज तो गिवन है नॉन इन्फ्लेटेड, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके साथ लफ्ज लिखा हुआ था नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब होता है ये पहले से इन्फ्लेटेड दी हुई है। इसको अब आपको नहीं दी हुई, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को लाइक विद लाइक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको रियल में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। यानी ये परसेंटेज नॉमिनल है और मुझे जो परसेंटेज चाहिए वो रियल वाली चाहिए। तो परसेंटेज को चेंज करने के लिए फिशर इक्वेशन होती है।
परसेंटेजेस को चेंज करने के लिए फिशर इक्वेशन होती है, तो हम फिशर इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे। जी जनाब, फिशर इक्वेशन का फॉर्मूला था 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जर्नल इन्फ्लेशन रेट। देखें, मुझे क्वेश्चन में नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है, लेकिन मुझे चाहिए रियल है, ताकि मैं रियल डेटे से लाइक विद लाइक सॉल्व कर सकूं। तो इक्वेशन मेरे पास मौजूद है, फिशर इक्वेशन से कन्वर्ट कर लें। रेट को, परसेंटेजेस को हमेशा फिशर इक्वेशन से कन्वर्ट करते हैं, रुपीज वाली फिगर इससे कन्वर्ट नहीं होती। तो नॉमिनल रेट था 15%, रियल रेट हमने फाइंड करना है, और ये जो एक इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ था कि कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू राइज, ये जर्नल इन्फ्लेशन रेट है। तो अब आप इसको सारे को सॉल्व करें। 1.15 डिवाइडेड बाय 1.055, तो 1.15 डिवाइडेड बाय 1.055, ये आ जाएगा 1.0900। तो रियल रेट आ जाएगा 0.09 या 9%। यानी जो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ना, अब वो मेरे पास 15% पे नहीं निकालूंगा, 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम 9% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और ये जो कैश फ्लोज दिए हुए थे इन्हीं को गिवन को इस्तेमाल कर लेंगे। बस अब आप ये बात ध्यान में रखें कि रियल मेथड ऑफ एनपीवी जो आपने निकालनी है वो 9% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकालनी है। चले जी, एनपीवी का टेबल बनाएंगे। जीरो, 1, 2, 3, 4। एनुअल सेल नॉन इन्फ्लेटेड लेनी है, माइनस एनुअल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और एनुअल फिक्स कॉस्ट जो एट्रीब्यूटेबल है। तो ये आ जाएंगे एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। एनुअल सेल रेवेन्यू कितना है? 80,000। हर साल का नॉन इन्फ्लेटेड होने की वजह से सेम। जब मैं इनको इन्फ्लेट करूंगा तो ये चेंज होंगे, नॉन इन्फ्लेटेड केस में ये चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 30,000। अब हमारा देखें टाइम ज़ाया हो रहा है, हालांकि ये सेम फिगर्स हैं। तो अक्लमंदी ये है कि आप इसको इस तरह अलग-अलग ना करें, आप एन्युटी के तरीके से कर लें, क्योंकि ये ना हमारे कैश फ्लोज हर साल के सेम है। तो मैं अगर इसको एन्युटी के तरीके से करना चाहता हूं तो यहाँ लिखूंगा 1 to 4 ऊपर, और इनके साथ पर एनम लिखना शुरू कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब आपको फिगर्स बार बार नहीं लिखनी पड़ेंगी, शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ। तो एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे 40,000। इसके बाद आप लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एन्युटी से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर साल सेम आने थे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। तो अब आप इसको डिस्काउंट करेंगे रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, क्योंकि ये रियल कैश फ्लोज हैं, तो 9% पे डिस्काउंट करें। मसला ये है कि यहाँ पर क्योंकि ये मैं एन्युटी के तरीके से करना चाह रहा हूँ,
तो मुझे यहाँ एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस %9। जी, ये 1 से 4 तक 4 कैश फ्लोज होंगे। तो ये एन्युटी फैक्टर सॉल्व करें। हाँ जी, 1 माइनस रेस पावर -4 डिवाइडेड बाय 3.2397 है, तो 3.240 3.239 के आगे 7 है तो 3.240 जी। 40,000 इंटू 3.240 129,600। हाँ जी, 129,260 माइनस 1 लाख, तो पॉजिटिव 29,600 की एनपीवी है। ये हमारा आंसर है अगर हम रियल मेथड ऑफ एनपीवी से करें। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक एक साल को अलहदा भी कर सकते हैं कॉलम बना के, लेकिन 9% पे क्यों डिस्काउंट किया है? क्योंकि ये हमारे रियल कैश फ्लोज हैं, ये एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज रियल हैं, ये रियल ही हैं, तो इनको डिस्काउंट भी रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना है। अब इसी सवाल को जब मैं नॉमिनल मेथड से सॉल्व करना चाहूंगा तो नॉमिनल मेथड ऑफ एनपीवी का मतलब है कि आपको डाटा इन्फ्लेटेड लेना है। डाटा मतलब कैश फ्लोज भी इन्फ्लेटेड लेने हैं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इन्फ्लेटेड लेनी है। अच्छा जी, जब हम इसको नॉमिनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कैश फ्लोज हमें नॉमिनल चाहिए। जी, हमें नॉमिनल कैश फ्लोज चाहिए और नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज चाहिए। नॉमिनल मींस इन्फ्लेटेड। अब ये हमें गिवन है, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन थी 15%। कैश फ्लोज हमें नहीं गिवन, नॉमिनल रियल गिवन है लेकिन नॉमिनल इन्फ्लेटेड नहीं गिवन, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो अब आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे और इन्फ्लेट करने के बाद आप लिखेंगे एनपीवी के टेबल में। तो अब हम इन्फ्लेट करने लगे हैं कैश फ्लोज को। इन्फ्लेटिंग कैश फ्लोज, और तमाम कैश फ्लोज का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.5% बताया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तमाम कैश फ्लोज, दीज कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 5%, 5.5%। तो अब आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करेंगे, या तो आप एक एक करके इन्फ्लेट कर लें, 80,000 को अलहदा, 30 को अलहदा, 10 को अलहदा। मैं यहाँ पर 40,000 को ही इन्फ्लेट कर रहा हूँ। $40,000 के कैश फ्लोज हैं हमारे टुडे प्राइसेस पे। तो इसको इन्फ्लेट जब आप करेंगे ईयर 1 के लिए तो रेस पावर 1 लिखेंगे, रेस पावर 2 लिखेंगे। अब ये डिफरेंट हो जाएंगे, इन्फ्लेट होकर सेम नहीं रहेंगे। रेस पावर 3 और रेस पावर 4, ये चारों साल के जो कैश फ्लोज हैं ये हम इन्फ्लेट कर लेंगे। तो इन्फ्लेट करके हमारे पास जो कैश फ्लोज आएंगे 1.055 रेस पावर 1 जी, 42,200। उसके बाद दूसरे साल आएंगे 44,521। तीसरे साल आएंगे 46,970।
और चौथे साल आएंगे 49,553। यानी ये आपके नॉमिनल कैश फ्लोज आ गए। अब आप इनको इस्तेमाल करके एनपीवी निकालेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4। तो एनुअल नॉमिनल कैश फ्लोज 42,200, 44,521, 46,970 और लास्ट में 49,553। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लेट नहीं करना, इन्फ्लेशन हमेशा 1 से आएगा या 2 से आ सकता है। जीरो वाली फिगर्स को इन्फ्लेट नहीं करते, जीरो वाली फिगर्स इन्फ्लेट नहीं होंगी। ये 1 लाख आज इन्वेस्ट होना है। अब आप इसको जब डिस्काउंट करेंगे तो नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करेंगे। इन्फ्लेशन रेट 5.5% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इन्फ्लेटेड है वो 15% है। तो 1.15 रेस पर -1, -2, -3, -4। ले जी, ये सॉल्व करें, प्रेजेंट वैल्यू निकालें। (1.15 रेस पर -1 इंटू 42,200, 36696। उसके बाद -2, हाँ जी 44,521। यह आ जाएगा 33,664। उसके बाद नेक्स्ट 46,970, 30884। लास्ट वन जी 49,553, 28,332। तो एनपीवी निकाल लेंगे। नॉमिनल मेथड से हमारी एनपीवी आएगी 36696 प्लस 33664 प्लस 30884 प्लस 28,332 माइनस 1,29,576। अब आप देखें यहाँ पे थी 29,600, यहाँ पे है 29,576। थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इसलिए है कि मैंने ये फिगर्स को राउंड किया हुआ है। ठीक है, कुछ राउंडिंग यहाँ हुई है, कुछ राउंडिंग यहाँ पे हुई थी, तो ये 3.239 समथिंग कुछ था ना। तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, ये राउंडिंग ऑफ एरर से आ रहा है। तो आपकी रियल मेथड की एनपीवी और आपकी जो नॉमिनल मेथड की एनपीवी है, दोनों में 29,000 समथिंग कुछ कॉमन है। तो मैंने ये एग्जैक्ट तो सेम नहीं आएगी कभी भी, वजह वो राउंडिंग ऑफ एरर से, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगी। तो अब आपको ये क्वेश्चन इस चीज को प्रूव दे रहा था कि आप चाहे क्वेश्चन को रियल मेथड से सॉल्व करें चाहे नॉमिनल मेथड से सॉल्व करें, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। ले जी, ये मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, एग्जाम गाइडेंस में आपको एक दफ़ा दे देता हूँ, आल्दो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आई कैप के क्वेश्चन सारे इन्फ्लेटेड फॉर्म पे सॉल्व करने हैं, लेकिन ये गाइडलाइन देना मेरा फ़र्ज़ है।
अगर क्वेश्चन में सिंगल इन्फ्लेशन रेट दिया हो तो आप एनपीवी को रियल मेथड से भी कर सकते हैं और नॉमिनल मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। आई कैप लेकिन नॉर्मली जो है वो मैंने कहा था नॉमिनल मेथड यूज करता है, ठीक है। तो जो चीज़ नॉन इन्फ्लेटेड है उसको इन्फ्लेट करके भी कर सकते हैं या क्वेश्चन को नॉन इन्फ्लेटेड भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग रियल मेथड और नॉमिनल मेथड। अगर क्वेश्चन में मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट है तब आपके पास चॉइस नहीं है, तब आपने हमेशा नॉमिनल मेथड से करना है। जो चीज़ भी इन्फ्लेटेड नहीं है उसको इन्फ्लेट कर लें। कैश फ्लोज अगर इन्फ्लेटेड नहीं है तो वो इन्फ्लेट कर ले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर इन्फ्लेटेड नहीं है तो वो इन्फ्लेट कर ले। यानी जब भी मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स आएंगे क्वेश्चन में, यानी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, तो फिर इन्फ्लेटेड सवाल हल करना है। अगर सवाल इन्फ्लेशन रेट एक हुआ तो आप इन्फ्लेटेड भी कर सकते हैं, नॉन इन्फ्लेटेड भी। आई कैप इन्फ्लेटेड करता है, तो इन शॉर्ट आपके लिए तो दोनों केसेस में इन्फ्लेटेड ही है। एमसीक्यूज के लिए पूछ सकते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ कि जब भी सिंगल इन्फ्लेशन रेट हो या जर्नल हो तो क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन रियल टर्म्स और नॉमिनल टर्म्स, ठीक है। बट व्हेन मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट्स आर गिवन वी कैन सॉल्व क्वेश्चन आइदर वी कैन ऑलवेज सॉल्व क्वेश्चन ऑन नॉमिनल बेसिस। ले जी, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने घर से जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, कल हम उस पर बात करेंगे। एग्जाम्पल नोट्स में से 17.28 करनी है आपने, 17.28 और 17.29, बस 17.28 नोट्स में से एग्जाम्पल 17.28 और 17.29। कल हम फिर पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ये इन्फ्लेशन होगा, तो कैश फ्लोज को इन्फ्लेट करना मेन हमें आएगा, ठीक है बेटा। चले, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।